हाय गाइज, वेलकम है आपका परीक्षा गुरु कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपके लिए हम लाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट 1, जो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है। जितने भी क्वेश्चन आप देखते होंगे कि लुसेंट या और कहीं भी नहीं पूछा जाता है, वो आपको एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, जो हमने एनसीईआरटी बुक्स को इसमें शामिल किया है। तो चलते हैं हम अपने बुक की तरफ और देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स के देखिए कि कहता है कि इंग्लैंड से भारत पहुंचने में समुद्री जहाज़ को लगभग 6 महीना समय लग जाता था, है ना। कि इंग्लैंड से भारत के बीच जो व्यापार होता था वो प्राचीन काल से ही व्यापार होता था, और व्यापार के क्रम में जो इंग्लैंड से जहाज़ भारत पहुंचता था उसको यहाँ पहुंचने में लगभग 6 महीने का वक्त लग जाता था। 15वीं शताब्दी के मध्यकाल में भारत और यूरोप के व्यापार मार्ग मुसलमान शासकों के नियंत्रण में थे, और यूरोप भारतीय बाजारों तक सीधा संपर्क बनाने को बेचैन था। अब ये जो व्यापार प्राचीन भारत के काल से ही चल रहा था, प्राचीन काल से ही चल रहा था, तो ये मध्यकालीन समय आते आते यानी कि 15वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि जो व्यापारिक मार्ग था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जो मुस्लिम तुर्क थे उन्होंने अधिकार कर लिया, और अधिकार कर लेने के कारण क्या थे कि उनके व्यापार जो है सो संबंध, भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार संबंध बाधित हो गया था। तो इसीलिए है कि ये नियंत्रण में थे, और ये यूरोप भारत बाजार तक सीधा संपर्क बनाने में बेचैन थे। ईसा से कई शताब्दी पूर्व से यूरोप भारत से कपड़ा, मसाला, अब देखिए किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो कपड़ा, मसाला, जवाहरात, तरह तरह के जो मोती थे, रत्न थे, अब और विलासिता के सामान यानी कि भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, और अन्य तरह की वस्तु, उस तरह के सामान का आयात किया जाता था। किंतु अब उन्हें अरब व्यापारी बिचौलियों को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये जो मुस्लिम तुर्क लोग थे वो भारत और यूरोप के बीच जो है सो व्यापारिक मार्ग पर अधिकार कर लिए थे, तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, चुंगी वसूलते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत परेशानी होती थी, और वे चाहते थे कि भारत के साथ एक नए व्यापार के मार्ग की तलाश करें। इस पृष्ठभूमि में अब कहता है कि इस पृष्ठभूमि में ईसाई समुदाय के सर्वोच्च अधिकारी पोप, आप जानते होंगे कि जो क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, उसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी उस समय पोप को माना जाता था, जो धार्मिक गुरु अपने आप को कहलाता था। पोप ने एक धार्मिक आदेश, जिसे पापुल बुल कहा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पोप जो है ईसाई धर्म का, जैसे हिंदुओं में क्या होता है मंदिर में पुजारी होता है, उसी तरह से वहाँ जो चर्च है, गिरजाघर है, उसके जो पुजारी हैं उनको पोप बोला जाता है। तो उन्होंने एक आदेश जारी किया, उस आदेश को पापुल बुल कहा जाता है, जारी किया। इसके अनुसार यूरोप के 2 राज्य, यूरोप में जितने भी राज्य हैं उसमें से सिर्फ 2 राज्य, एक है स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल को भारत पहुंचने के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोजने का अधिकार दिया गया। पोप ने ये अधिकार सिर्फ 2 ही देश को दिया, जिसमें एक है आपका स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, और इस दोनों को ये अधिकार दिया गया था कि आप भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज कीजिए, ताकि व्यापार का एक नया विकल्प तैयार हो सके। अब इस क्रम में आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे इटली निवासी कोलंबस, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोलंबस कहाँ का निवासी है, तो इटली का निवासी था। इटली निवासी कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से पश्चिम की ओर जल यात्रा करते हुए एक नए द्वीप की खोज की, जिसका नाम उसने इंडीज रखा। अब देखिए कि जो पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ अब देखिएगा तो इंग्लैंड से भारत जो है वो पूर्वी दिशा में है, जबकि पश्चिम दिशा उसके विपरीत हो जाता है। तो ये जो था कोलंबस, वो पश्चिम दिशा की तरफ निकला, और पश्चिम दिशा तरफ जब समुद्री मार्ग से जा रहा था तो उसने एक नए द्वीप की खोज किया, जिसका नाम उसने इंडीज रखा, तथा उसके निवासियों को इंडियंस कहा, और वहाँ जो नए द्वीप की खोज की उसका नाम रखा कोलंबस ने इंडीज, और वहाँ के निवासियों को इंडीज कहा। बाद में यह पता चला कि खोजा गया नया द्वीप इंडिया नहीं था, तब उसने इसका नाम बदलकर वेस्ट इंडीज रख दिया। बहुत दिनों के बाद जब भारत की खोज हो गई, तब उसको पता चला कि हमने जो नया द्वीप खोजा वो भारत नहीं, वो दूसरा है, तब उसने उसका नाम बदल के वेस्ट इंडीज रख दिया। अब इसके बीच देखिए कि इसी बीच क्या हुआ है कि एक पुर्तगाली यात्री, ठीक है, इसी बीच एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, तथा इसने भारत की खोज की। ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछता है।
कि पहले चीज़ तो कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो वो पुर्तगाली था, और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। ठीक है। पोप के आशीर्वाद और अधिकार पत्र द्वारा स्पेन और पुर्तगाल को नवीन द्वीप की भूमि, ये आपके लिए है इम्पोर्टेंट कि जो पोप ने जो आदेश दिया था इस दोनों देश को कि आप जाकर के और नए समुद्री मार्ग की खोज कीजिए, स्पेन और पुर्तगाल को, तो जब इन्होंने इस नए द्वीप की खोज किया तब इनको क्या क्या अधिकार मिला। पोप ने फिर ये आदेश दिया कि आप जो नए भूमि की खोज किए हैं उस नए द्वीप की भूमि, उसकी संपत्ति, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया, है ना। इन सब चीज़ों पर इन दोनों को अधिकार प्राप्त हो गया। और ये आदेश किसका है, तो पोप का है। उत्तर से दक्षिण तक अपने विवेक से रेखा खींचकर, अब आगे देखिए क्या होता है। पोप ने क्या किया, जैसे आप देखिए कि इस तरह से पृथ्वी गोल है, तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण होता है, तो उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींच दिया और इस रेखा के पश्चिम साइड और इस रेखा के पूर्व साइड। तो इस रेखा के ये जो पूरा पृथ्वी है इसको बीचों बीच भाग में बांट दिए। तो ये जो है पश्चिम साइड इधर जो है स्पेन को व्यापार करने के लिए और पूर्व साइड पुर्तगाल को व्यापार करने के लिए ये क्या किया, अधिकार दे दिया। और ये किया कैसे, तो बस एक ग्लोब जैसा रेखा खींचा गोल गोल और वहीं पर एक पेन से एक रेखा बना दिया और दे दिया आदेश, है ना। पुर्तगाल को रेखा के पूर्वी भाग तथा स्पेन को रेखा के पश्चिमी भाग पर एकाधिकार स्थापित करने की आज्ञा दी। ये आज्ञा किसने दिया, तो ये पोप ने दिया। अब आगे चल करके क्या होता है, तो आगे चल के 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1612 में सर टॉमस रो के प्रयास से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट जहांगीर से फरमान का मतलब क्या होता था, तो व्यापार प्राप्त करने के लिए, यानी कि व्यापार करना है और ये व्यापार करने का जो अधिकार पत्र होता था, अगर वो किसी राजा ने व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया तो उसी को फरमान कहा जाता था। तो 1612 ईस्वी में सर टॉमस रो को जहांगीर ने एक फरमान दिया कि आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो ये फरमान प्राप्त हो गया अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कब, तो 1612 ईस्वी में प्राप्त हो गया। और उसने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। और अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, सूरत में स्थापित किया। अब आगे देखिए 1623 में क्या होता है। 1623 में एम्बियोना, ये 1623 में एम्बियोना, ये एम्बियोना कहाँ है, इंडोनेशिया में। अंग्रेज़ों की बड़ी संख्या में डच द्वारा की गई हत्या के कारण अंग्रेज़ों को डच लोगों के लिए जावा छोड़ना पड़ा। अब ये जो डच हैं जो नीदरलैंड है, हॉलैंड है, तो हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। तो वो लोग भी धीरे धीरे व्यापार करने के लिए आए थे और वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज भी धीरे धीरे उधर व्यापार करने के लिए गया था। तो इंडोनेशिया के जो एम्बियोना नामक जगह है वहाँ पर डच लोगों ने काफ़ी संख्या में अंग्रेज लोगों की हत्या कर दी, जिसके कारण अब अंग्रेज को जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है वो छोड़ करके भारत की तरफ अपना रुख करना पड़ा और उससे भारत की तरफ अपना ध्यान केंद्रित पड़ा। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो इंडोनेशिया क्षेत्र है वो डचों के लिए छोड़ दिया कि आप यहाँ पर व्यापार करो, और अंग्रेज़ों ने अपना पूरा ध्यान किधर केंद्रित किया, तो भारत की तरफ केंद्रित किया। अब उसके बाद आगे देखिए 1602 ईस्वी में हॉलैंड के डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये जो डच लोगों ने अंग्रेज़ों को एम्बियोना में मारा था, तो इस कंपनी की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। और फ्रांसीसी लोगों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ये 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया है। ठीक है। अब देखिए मेडागास्कर को फ्रांस और भारत के बीच एक संपर्क स्थान के रूप में उपनिवेश बना लिया गया। भारत और फ्रांस के बीच में जो मेडागास्कर था ये एक उपनिवेश या बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। अब आगे फ्रांसीसी ने अपना व्यापारिक गतिविधियां पूर्वी तट पर, फ्रांसीसी लोगों ने भारत में जो अपनी व्यापारिक गतिविधियां स्थापित कर रखी थी वो भारत में कहाँ पर स्थापित कर रखी थी, तो फ्रांसीसी लोगों ने मसूलीपट्टनम,
पांडिचेरी, चंद्रनगर, यहाँ पर फ्रांसीसी लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही पांडिचेरी को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। और पांडिचेरी में दक्षिण भारत में जो फ्रांसीसी लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि जो पांडिचेरी को अपने व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय बनाया। ठीक है, अब आगे देखिए। दक्षिण भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। आपको पता होगा कि जो कर्नाटक युद्ध है, ये कई बार पूछा गया है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ है और वो 3 युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच हुआ है। अब आगे देखते हैं। 1776 में उत्तर अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेश ने फ्रांसीसियों की मदद से अपने को अपनी मातृभूमि से अलग कर लिया। ये जो अंग्रेज लोग थे ये भारत सहित पूरे विश्व के कई देशों पर अपना अधिकार कर रखे थे और इसी अधिकार के क्रम में 1776 ईस्वी में जो उत्तरी अमेरिका पर इन लोगों ने अधिकार कर रखा था, तो उत्तरी अमेरिका ने अपने आप को इनसे क्या कर लिया, मुक्त कर लिया। और इसके अमेरिका के इस आज़ादी में मुक्त होने में उसकी मदद किसने की, तो फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों की मदद से ही वे अपने आप को आज़ाद कर पाए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वो 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो नारा था ये फ्रांस की राजक्रांति का था। और इसी फ्रांस की राजक्रांति का जो ये शब्द है, इसी शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। इसने राजतंत्र समाप्त कर दिया, किंतु नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही स्थापित हो गया। फ्रांस की क्रांति होने के बाद फ्रांस में जो राजतंत्र था वो राजतंत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन राजतंत्र के समाप्त होने के साथ साथ ही वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन है वो स्थापित हो गया। और नेपोलियन बोनापार्ट का शासन कैसा था, तानाशाही। ठीक है, अब देखिए, भारत पर लक्ष्य साधते हुए नेपोलियन ने मिस्र को 1798 ईस्वी में जीत लिया। अब ये नेपोलियन भी जो है सो अंग्रेज़ों की तरफ विश्व विजेता बनने की कोशिश कर रहा था और इस क्रम में उसने क्या किया कि 1798 ईस्वी में मिस्र को जीत लिया और स्वेज नहर के निर्माण की योजना बनाने लगा। क्योंकि स्वेज नहर के निर्माण की जो योजना बना रहा था, ये स्वेज नहर पार करके ये भारत की तरफ अपना रुख करना चाहता था, लेकिन इसी बीच क्या होता है, किंतु वह यूरोपीय महाद्वीप के युद्ध में फंस गया। यूरोप के युद्ध में ही वो फंस गया और रूस पर आक्रमण करके उसने अपना सर्वनाश आमंत्रित कर लिया। रूस, आप देखिएगा कि शीतल जलवायु वाला क्षेत्र है और वहाँ पर जो है सो रूस पर इसने आक्रमण किया और रूस के साथ युद्ध में नेपोलियन फंस गया और इसकी जो स्वेज नहर बनाने की योजना थी वो अधूरी रह गई। अब आगे क्या होता है, 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में आर्थर बिलेजली ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। ये आपको कई बार पूछता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। और इस वाटरलू के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था आर्थर बिलेजली, तो आर्थर बिलेजली ने क्या किया कि नेपोलियन को पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक द्वीप पर निर्वासित कर दिया। तो बंदी बनाने के बाद 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां पर नेपोलियन की आगे मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, 1835 में भारत में स्टीमर का प्रयोग होने लगा। भारत में स्टीमर का जो प्रयोग होता है वो कब से शुरू हुआ, 1835 ईस्वी में। इसी वर्ष कोलकाता में पश्चिमी ढंग पर एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। 1835 में भारत में स्टीमर भी प्रारंभ हो गया, स्टीमर चलना भी शुरू हो गया और 1835 में ही सबसे पहली बार कोलकाता में पश्चिमी ढंग पर एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। पश्चिमी ढंग का मतलब कि अंग्रेजी जो पद्धति थी पश्चिम की, उसी आधार पर क्या हुआ कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। 1835 में ही अंग्रेजी भाषा में यूरोपीय ज्ञान दिए जाने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले ने अपना मत व्यक्त किया। मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त से भारतीय हो किंतु आदर्श एवं नैतिकता से अंग्रेज हो। ये जो मैकाले हैं, इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, लेकिन इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो वो उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है कि मैकाले का उद्देश्य था
कि वो भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे, ऐसे लोगों का समूह उत्पन्न करना चाहते थे जो क्या हो कि रक्त से शरीर से भारतीय हो, लेकिन वो अपनी सोच से, आदर्श से, नैतिकता से, व्यवहार से वो कैसे बन जाए, तो वो अंग्रेज हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि अंग्रेज और रूस के बीच 1854 से 1856 के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ। ये भी आपको कई बार पूछता है कि जो ये क्रीमिया का युद्ध है, तो ये क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक हुआ, 1854 से 56 के बीच, और ये किसके बीच, अंग्रेज और रूस के बीच। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच अंग्रेज और रूस के बीच हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे है लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पालन किया। ये कई बार पूछा जाता है कि विलय की नीति का पालन या विलय की नीति किसने लागू किया है भारत में, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये भी आपको पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये विकासवादी सिद्धांत था क्या, वो अब देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से गुजरता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाला कौन था, चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने दिया है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से गुजरता है मानव, और इस सिद्धांत के अनुसार अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा योग्यतम के जीवित रहने का नियम प्रतिपादित किया गया है। यानी कि जिसको आप जंगल नियम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, अपने आप को फिट रखेगा, वही जीने के लायक होगा, काबिल होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं मैक्स मुलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मैक्स मुलर जो है सो इतिहासकार हैं। मैक्स मुलर जर्मनी का रहने वाला था। ये मूल रूप से था कहाँ का, तो जर्मनी का, किंतु क्या हुआ 1846 ईस्वी में ये इंग्लैंड आ गया और इंग्लैंड में ही रह गया। और 1900 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है, तो 1900 ईस्वी तक ये मैक्स मुलर ब्रिटेन में ही रहा। ये अपनी बौद्धिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, है ना। मैक्स मुलर ने आर्य जाति और भारत में आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को अधिक प्रचलित किया। भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ है, तो आर्य कहाँ के निवासी थे, आर्य का क्या यहाँ पर था, दास लोगों को और दस्यु लोगों के साथ क्या संबंध था, तो आर्य के ऊपर वैदिक सभ्यता जो आर्यों की है उसके ऊपर जो रिसर्च है वो किसका है, मैक्स मुलर का है, और ये काफ़ी मान्य भी इनको माना जाता है। अब आगे देखिए 1905 में जापान ने रूस पर आक्रमण कर दिया। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस पर आक्रमण कर दिया। और जापान क्या है, एशियाई देश है, रूस क्या है, यूरोपीय देश है। यानी कि एक एशियाई देश जिसने क्या किया कि यूरोपीय देशों पर आक्रमण कर दिया और रूस को पराजित भी कर दिया। ठीक है। अब आगे देखिए 1912-13 में बाल्कन युद्ध, फिर आपको सामने है कि बाल्कन युद्ध कब हुआ है, 1912 से 13 ईस्वी में। बाल्कन युद्ध के बाद क्या होता है कि बाल्कन युद्ध के बाद तुर्की से रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से अधिराज अलग हो गए। बाल्कन युद्ध के बाद जो तुर्की का ही हिस्सा बना हुआ था रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों के दोनों देश 1912-13 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के बाद अलग हो गया तुर्की से। अब उसके बाद आगे देखिए 1914 से 1919 के बीच होने वाला प्रथम विश्व युद्ध, ये भी आपके है बहुत कम इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1919 के बीच। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में, अब ये जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इस विश्व में पूरा विश्व दो भाग में बटा हुआ था। एक जो है सो मित्र राष्ट्र, और जबकि दूसरा जो था वो धुरी राष्ट्र था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। और इधर धुरी राष्ट्र जो दूसरा राष्ट्र था उसमें कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब के सब धुरी राष्ट्र के हिस्सा थे। अब आगे देखिए 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि के द्वारा, तो वर्साय की संधि के द्वारा। ठीक है। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में आंतरिक क्रांति हुई तथा बाद में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहाँ का है, तो यह है सो तुर्की का है। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक नई क्रांति किया, और क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो खलीफा का पद था, मुस्लिमों में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो खलीफा होते हैं, तो उस खलीफा के पद को क्या किया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है। अब आगे देखिए
प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया वर्साई की संधि के द्वारा, तब जाकर के 10 जनवरी 1920 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 जनवरी 1920, इस 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस अर्थात हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र संघ, इस राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। इसकी स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उसका बहुत बड़ा योगदान है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए, युद्ध की रोकथाम करना, यानी आगे भविष्य में कोई युद्ध ना हो पाए उसकी रोकथाम करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति सुरक्षा की स्थापना करना। ये सब के सब उद्देश्य रखे गए थे। किसके लिए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में ब्लैक शर्ट आंदोलन शुरू हुआ। इटली में ये जो ब्लैक शर्ट आंदोलन हुआ है, कहाँ पर? इटली में। और किसके नेतृत्व में? तो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें फांसीवादी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इटली में जो मुसोलिनी के नेतृत्व में ये ब्लैक शर्ट आंदोलन हुआ था, इसी को फांसीवादी आंदोलन भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे है 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। ये पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए क्या था? तो नौसैनिक अड्डा था। इस पर आक्रमण कर दिया किसने? जापान ने। और वो तिथि है 7 दिसंबर 1941 को, जिसमें अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका तब तक शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका के शामिल होने का कारण क्या था कि इसी बीच जापान ने आक्रमण कर दिया अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को। मजबूरन दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ा। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका, अब देखिए इसकी परिणति क्या होती है। पर्ल हार्बर पर बम गिराने के कारण क्या होता है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम गिरा दिया। यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर परमाणु बम गिराया, जिसमें 84,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और इतना ही तक अमेरिका शांत नहीं रहता है। उसके बाद 3 दिन के बाद, यानी कि 9 अगस्त को, फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी नामक शहर पर परमाणु बम गिराया। इसमें फिर 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आपने अभी इससे पहले देखा 10 जनवरी 1920 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जबकि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में रखा गया था, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, लेकिन उसको वहाँ से हटा करके फिर अमेरिका में कर दिया गया, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, क्लास 9th का, ओल्ड एनसीईआरटी का। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे में है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही दे दिया था। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। कब दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये तिथि ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी के देशों के साथ ये व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का अधिकार दिया गया, तो भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन अपनी व्यापारिक गतिविधियों में उन्होंने कुछ ऐसी नीति अपनाई जिसमें भारत के लोगों ने असंतुष्ट होकर के भारत में 1857 की क्रांति किया था। और इस क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का प्रशासन किसके पास चला गया? तो ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। यह ज्ञातव्य है कि भारत में ब्रिटिश शासन का उत्थान और विकास का काल वही था जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का काल था। तो ये जो काल था, ये इंग्लैंड में क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का काल था। अब आगे देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति, ये आपने देखा कि सहायक संधि की नीति भारत में लागू किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति का पालन किया। ये काफ़ी रेलिवेंट होता है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी कई बार पूछा जा चुका है
कि विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने लागू किया, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। जबकि ये जो सहायक संधि की नीति लागू किया भारत में किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम 2 स्वतंत्र राज्य पंजाब को लॉर्ड डलहौजी ने कब, 1849 ईस्वी में, जबकि अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये भी आपको पूछा जाता है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो 1849 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और उसके बाद अवध को भारत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया कब, 1856 ईस्वी में। उसके बाद है कि उसने पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, तो ये जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र थे कौन, नाना साहब। इसको पेंशन देना बंद कर दिया। पेंशन देना यानी कि जो नाना साहब थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, उसको पेंशन देना डलहौजी ने क्या किया, बंद कर दिया। और झांसी की रानी का शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसको भी शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया। अब आगे देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों ने विद्रोह कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी ऐसी गतिविधि थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब गतिविधियों के कारण क्या हुआ कि भारत में जो आदिवासी लोग थे उन लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। किस आदिवासी ने कहाँ पर विद्रोह किया, तो वो देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। किसने, तो भील ने विद्रोह कर दिया। बिहार और बंगाल में संथालों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अंग्रेजों को कुल जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में मारदू पांड्या, दक्षिण भारत में भी विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में, मारदू पांड्यान के नेतृत्व में पोलीगर या जमींदारों द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे है 1855-56 ईस्वी में। 1855-56 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह किया। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है कि 1855-56 ईस्वी के बीच संथालों ने विद्रोह किया। कई बार पूछा जा चुका है कि संथालों ने विद्रोह कब किया था, तो 1855-56 ईस्वी में विद्रोह किया। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था। मंगल पांडे है सो कहाँ का सिपाही था, तो बैरकपुर छावनी का सिपाही था। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो किस मुगल सम्राट के नेतृत्व में हुआ था, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, तत्पश्चात बहादुर शाह जफर ने गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया। जब विद्रोही लोगों ने जैसे बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया, तो सबसे पहला काम बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि जो भारत में गोवध यानी गाय की हत्या पर सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत का औरंगाबाद और कोल्हापुर का क्षेत्र भी सम्मिलित था। ऐसा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत अछूता रहा, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र थे जैसे औरंगाबाद और कोल्हापुर, खास करके आज वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ का औरंगाबाद और कोल्हापुर के लोगों ने भी क्या किया था, इस विद्रोह में भाग लिया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये भी ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह में किस लोगों ने कहाँ से नेतृत्व किया, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में बख्त खां, लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फैजाबाद नामक जो जगह है वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, बरेली में बख्त खां ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव तथा हैदराबाद के सलारगंज ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह में बहुत सारे भारतीय ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसमें ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव तथा हैदराबाद के सलारगंज ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। और ये आपको पूछता भी है कि सलारजंग के नाम पर ही एक संग्रहालय भी है, जो सलारजंग संग्रहालय है तो वो कहाँ पर है, हैदराबाद में ही है। तो ये सलारजंग तो हैदराबाद के ही मंत्री थे जो विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। जनता में भय उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों ने बनारस और इलाहाबाद के बीच गंगा के किनारे पेड़ पर अनेक विद्रोहियों को मारकर लटका दिया। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तो बहुत सारे भारतीयों को इलाहाबाद और बनारस के बीच जैसे गंगा नदी के किनारे मार के पेड़ों पर लटका दिया कि दहशत फैले और विद्रोह करने से लोग पीछे हटे। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। 1800 अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसके द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि ये जो 1858 का अधिनियम था जिसके तहत भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में अंग्रेज़ों की सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। अब भारत का जो प्रशासन था वो किसके तहत आ गया? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने उसी वर्ष एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का वर्णन किया गया था। तो 1858 का जो एक्ट हुआ था जिस समय जो है सो भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तो ये समाप्त किसके द्वारा किया गया था? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है। अब आगे देखिए कि बनारस में गृह कर लगाए जाने के विरोध में सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया गया। बनारस के लोगों ने विद्रोह किया, उसका रीज़न क्या था? तो वहाँ पर भवन यानी जो बिल्डिंग है उस पर कर लगा दिया गया था, गृह कर लगा दिया गया था। ठीक है। 1860 ईस्वी में आयकर लगाए जाने से मुंबई प्रेसिडेंसी के विभिन्न भागों में विद्रोह हुआ। तो मुंबई प्रेसिडेंसी में जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? इनकम टैक्स यानी आय के ऊपर कर लगाया जाना। और कब लगाया गया था? 1860 ईस्वी में। अब उसके बाद है सूरत में भी 1878 ईस्वी में सूरत में विद्रोह हुआ जब अकाल पर खर्च को पूरा करने के लिए नया लाइसेंस टैक्स लगाया गया। अकाल हुआ था सूरत में कब? तो 1878 ईस्वी में। और इस अकाल में जो है सो बहुत सारे लोगों ने जो कर है वो देना बंद कर दिया था। तो इस कर को भरपाई के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक नया लाइसेंस लगा दिया, लाइसेंस टैक्स। यानी कि अब आपको जो है सो अपने गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? तो टैक्स देना पड़ेगा। लोगों ने अप्रैल की 1 तारीख को हड़ताल किया। सूरत में लोगों ने क्या किया? हड़ताल किया। अब है मणिपुर में सेनापति ट्रिकेनजी। मणिपुर में भी देखिए, मणिपुर में सेनाजी ट्रिकेनजीत ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ लोग मणिपुर के स्वतंत्र राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते थे। तो मणिपुर में जो लोगों ने विद्रोह किया है और वो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ट्रिकेनजीत के नेतृत्व में मणिपुर में विद्रोह हुआ। इनके विद्रोह का कारण क्या था? तो ये अंग्रेज़ लोग जो है सो उनकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे। ठीक है। अब आगे देखें। आगे है गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने पंजाब में कूका आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य ये आपको कई बार जो है सो बीपीएससी और बिहार दरोगा तो पूरा पूछा हुआ है ना, एसएससी वगैरह में भी खूब पूछता है कि कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। और ये कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः पाना, अपनी जो खोई हुई स्वतंत्रता था उसको पुनः पाना। ये सिख लोगों में कुछ ऐसी अंधविश्वास था उसको दूर करना था, फिर से सिख धर्म की वो जो पुरानी प्रतिष्ठा था उसको स्थापित करना था। यह आंदोलन उन लोगों के विरुद्ध भी था जो गोवध करते थे, जो गाय की हत्या करते थे, उन लोगों के खिलाफ भी ये विद्रोह था। अंग्रेज़ों ने 1872 ईस्वी में गुरु राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और रंगून की जेल में बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि ये कूका आंदोलन जो था पंजाब में चला था और धीरे धीरे ये आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हो गया और इसी के कारण अंग्रेज़ों ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और रंगून जो म्यांमार की राजधानी थी उस समय, वो 1872 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार करके रंगून की जेल में बंद कर दिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आता रहेगा और आप इस तरह से आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट, जिसको शस्त्र कानून भी कहते हैं, वो पारित किया, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए शस्त्र नहीं रख सकता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र कानून किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। कब पारित किया? 1878 में। और ये पारित करने का उद्देश्य क्या था आर्म्स एक्ट? कि कोई भी व्यक्ति जो है सो अब जंगली जानवरों से अपने आप को रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। ये इसलिए लागू किया गया था कि इसी शस्त्र के बदौलत भारतीय लोग अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, उन पर गोली चलाते थे, उनके अधिकारियों की हत्या करते थे। तो ये जो है सो एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में। 1878 में ही लॉर्ड लिटन ने प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया किसने? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, इसको छोड़ के नहीं चलना है, नहीं तो एग्ज़ाम बहुत मुसीबत हो जाएगा। नए वायसराय लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड
लिट्टन के बाद अगला वायसराय आता है रिपन। रिपन ने क्या किया कि प्रेस को नियंत्रित करने वाला कानून को रद्द कर दिया। लॉर्ड लिट्टन ने, अभी आपने देखा कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, लाइसेंस एक्ट भी लगाया, लेकिन रिपन ने क्या किया कि जो लिट्टन के द्वारा प्रेस पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया तो रिपन ने उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। कार्यकारिणी समिति के सदस्य इल्बर्ट द्वारा प्रस्तावित विधेयक। कार्यकारिणी समिति के सदस्य इल्बर्ट द्वारा प्रस्तावित विधेयक को लॉर्ड रिपन ने समर्थन किया। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य न्यायालय में प्रजातीय या नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था, किंतु ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों के विरोध के कारण इसके विधायिका में पारित होने की संभावना समाप्त हो गई। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इल्बर्ट बिल, ये इल्बर्ट बिल था क्या? इल्बर्ट बिल इल्बर्ट के द्वारा इल्बर्ट के नेतृत्व में ये बिल प्रस्तुत किया गया था और इस बिल में ये प्रावधान था कि भारत में जो यूरोपीय हैं, जो अंग्रेज लोग रह रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, भारतीय लोग हैं, अगर दोनों लोगों ने कोई जुर्म किया तो उस किसी तरह के अपराध हैं तो उस दोनों के अपराध को न्यायालय में एक समान वरीयता दिया जाएगा। न्यायालय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी प्रजातीय या नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, है ना। चाहे अगर भारतीय लोगों ने कोई अपराध किया तो उनको भी वही सज़ा मिलेगी जो यूरोपीय लोगों को मिलेगी। किंतु ब्रिटिश लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध के कारण क्या हुआ कि प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे देखिए कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में महत्वपूर्ण संस्था, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिलीवेंट है कि भारत में कांग्रेस की जो स्थापना हुई इससे पहले भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्था थी। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? 1866 ईस्वी में। आगे देखिए, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने क्या किया? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई कब है? 1870 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। अब आगे देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। और किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। फिर आगे है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब? 1884 ईस्वी में की गई। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 56वीं से 59वीं के पीटी में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1850 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित होने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते थे, जिनकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 1859 ईस्वी में 23 वर्ष थी, जो उसे 1878 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ बंगाली नवयुवकों ब्रिटिश परीक्षार्थियों के मुकाबले प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। तो जो यूपीएससी है या जो पीसीएस है, जो आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कहते हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो आप भर सकते हैं या उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए जो निर्धारित योग्यता रखी गई थी उम्मीदवारों के लिए वो 23 वर्ष थी। कब तक? 1859 ईस्वी तक। किंतु 1878 ईस्वी में इस आयु सीमा को घटा करके क्या किया? 19 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इस 19 वर्ष कर देने के बावजूद बहुत सारे भारतीय जो बंगाल के नवयुवक थे उन्होंने क्या किया? इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई कर लेने के कारण क्या होता है, देखिए, उनमें से एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध सुरेंद्र नाथ बनर्जी सरकारी सेवा में आ गए थे। अंततः एक मामूली बहाना लेकर के उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इतना करने के बावजूद जब उम्र घटा भी दिया गया तो भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई हो गए थे। इसलिए क्या किया कि अब बहाना नहीं बन रहा था कि अब कितना एज घटा है कि ये लोग नहीं आ पाए, भारतीय लोग इसमें शामिल ना हो पाए। इसके लिए क्या हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो सफल भी हो गए थे तो जानबूझ के एक छोटा सा बहाना बना करके इनको क्या किया गया? यूपीएससी सिविल सर्विसेज से बाहर कर दिया गया, यानी अधिकारी के पद से इनको बर्खास्त कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है? इस कार्रवाई से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतवासियों का अंग्रेजों की प्रजातीय समानता तथा न्याय के प्रति विश्वास हिल गया। ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि अब भारतीय लोगों में
जो विश्वास था कि नहीं हम भी सर्विसेज ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर सकते हैं, अब ये हिल गया कि अब एक तो एज घटाया, उसके बाद अगर हम क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो कोई भी बहाना बना करके ये हमको बाहर कर देता है, और कर भी दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ये बहाना बना कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वयं पूरे भारत का दौरा किया, जिसका उद्देश्य, क्योंकि इनको हटा दिया गया था, भारतीयों का एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना था। परिणाम स्वरूप 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। ठीक है, अब आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन का स्थापित होना भारत और इंग्लैंड के अनेक अंग्रेजों को रुचिकर नहीं लगा। अब जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और ये स्थापित करके जितने भी जो है सो नवयुवक थे, शिक्षा प्राप्त, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त या पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जो थे, उन लोगों का एक संगठन बना दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इससे अंग्रेज लोग संतुष्ट नहीं थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस संगठन का एक विकल्प सोचा। अब उन्होंने सोचा कि हम भी क्या करें, क्यों ना हम एक दूसरा इस तरह का संगठन बनाएं। तो उसका विकल्प सोचा। इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस अभिजात वर्ग के संगठन के रूप में उभर करके आया। अब ये जो है सो इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी के विकल्प के रूप में अंग्रेजों ने क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इस दिशा में मुख्य रूप से पहल करने वालों में अवकाश प्राप्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना करने के मुख्य भूमिका किसकी थी? ए.ओ. ह्यूम की। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया, और ये जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डफरिन ने, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने क्या किया? काफ़ी सहयोग दिया। आपको ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने। और इस समय जो है सो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ये देख रहे हैं आप। अब आगे देखिए, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का आधारभूत उद्देश्य एक ऐसा संगठन का निर्माण करना था जो भारतीय असंतोष को रोकने में सुरक्षा कवच का काम कर सके। ए.ओ. ह्यूम ने जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, उसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय लोगों में जो असंतोष है उस असंतोष को रोक पाए, और जिसमें क्या हो कि अंग्रेज़ों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे। दूसरे शब्दों में कांग्रेस की स्थापना किसी प्रकार के ब्रिटिश विरोधी जन विद्रोह की संभावना समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा जन विद्रोह की आशंका थी। उन्हें लगता था कि भारत में 1857 के बाद फिर से कोई विद्रोह हो सकता है, इसलिए इस विद्रोह को दबाने के लिए ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अब आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ, और 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। यानी कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन था, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, 1885 से 1905 ईस्वी तक, 1885 से 1905 ईस्वी के बीच कांग्रेस के अधिकांश सदस्य वकील और जमींदार थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जो अधिकांश सदस्य थे वो कौन थे? वकील और जमींदार वर्ग के लोग होते थे। यह अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उसमें से कुछ लोग ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान समझते थे। उनके मुख्य मांग थी, ये जो कांग्रेस के सदस्य थे 1905 ईस्वी तक, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादातर लोग वकील और ज़मींदार थे, और इन लोगों की जो विश्वास था ये अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में, कि अंग्रेज़ लोग न्याय करेंगे, उसमें ये विश्वास करते थे, और ये अपनी कुछ मांगे रखते थे। इनकी क्या क्या मांगे थी? वो मांगे देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रारंभ किया जाना, तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान दिलाना। उनकी अन्य मांगों में भू राजस्व तथा सेना के खर्च में कटौती करना, भारत के धन का भारतीयों के लिए उपयोग करना, प्रार्थना करना, मांग पत्र देना उनकी कार्य प्रणाली थी। ये कैसे काम करते थे? तो इसके लिए प्रार्थना पत्र देते थे, मांग अपनी दर्ज करते थे। ठीक है, कुछ समय बाद ये उदारवादी कहे जाने लगे। ऐसे लोग क्या कहे जाने लगे? उदारवादी कहे जाने लगे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने जिनके आशीर्वाद से कांग्रेस की स्थापना हुई थी,
कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व कहकर इसे तिरस्कृत किया। ये कमेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कहकर किसने तिरस्कृत किया, तो ये कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। कांग्रेस ने एक मांग यह रखी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे तत्कालीन विधायिका कहा जाता था, उसमें निर्वाचित सदस्य को सम्मिलित किया जाए। निर्वाचित सदस्य को सम्मिलित किया जाए, ये किसकी मांग थी? कांग्रेस की। एक प्रकार से यह भारत में निर्वाचन पद्धति शुरू करने की मांग कर रही थी, किंतु ब्रिटिश सत्ताधारियों ने इस मांग को ठुकरा दिया। ब्रिटिश लोगों ने इसको नहीं माना। इसके विपरीत उन्होंने मनोनीत सदस्य की व्यवस्था की। ये लोग चुनाव की बात कर रहे थे और वो मनोनीत सदस्य की बात कर रहा था। मनोनीत का मतलब होता है कि बिना चुनाव के अपने मन से किसी को उस पद पर स्थापित कर दिया जाना। अब आगे देखिए, भारत में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ने तैयार की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो जैसे वाक्य का संदेश दिया तथा स्वदेशी एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरवान्वित होने की भावनाओं को हृदय में भर दी। ये आपको कई बार पूछता है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, 1867 ईस्वी में राजनारायण बोस ने नवगोपाल मित्र की सहायता से एक स्वदेशी मेला प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य बंगालियों में देशभक्ति की भावना विकसित करना था। ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी मेला प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजनारायण बोस। कब? तो 1867 ईस्वी में, है ना। नवगोपाल मित्र की सहायता से ये काम किया उसने, और इसका उद्देश्य क्या था? तो बंगालियों में देशभक्ति की भावना विकसित करना। बंगालियों में देशभक्ति की भावना विकसित करने के उद्देश्य से राजनारायण बोस ने नवगोपाल मित्र की सहायता से 1867 में स्वदेशी मेला प्रारंभ किया। जहाँ तक श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रश्न है, वो भारतीय शिक्षित युवकों के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन गए। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि भारतीयों के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने विवेकानंद जैसे देशभक्त तैयार किए। ये जो विवेकानंद हैं, ये गुरु थे, विवेकानंद के गुरु थे कौन? तो रामकृष्ण परमहंस। और ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में महत्वपूर्ण कौन थे? तो ये विवेकानंद थे। अब आगे देखते हैं कि 1893 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो अमेरिका के कहाँ? तो अमेरिका स्थित शिकागो जगह है, वहाँ पर क्या हुआ? धर्म सभा हुआ, धर्म संसद। उसमें भाग लिया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और ये धर्म सभा कब हुआ? 1893 ईस्वी में। अब आगे देखिए, 1893 ईस्वी में ही अरविंद घोष इंग्लैंड से भारत वापस आए, और यही ईस्वी सेम है 1893। इसी साल अरविंद घोष इंग्लैंड से भारत वापस आए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6 वर्ष की आयु में ही उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। वहाँ उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा दी, और वहाँ से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड लेख से एक कांग्रेस की नीति की भिक्षावृत्ति बताते हुए तिरस्कृत कर दिया। ये आपको काफ़ी रेलिवेंट है, जो कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस को भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों का समूह बताया था। ये किसने बताया था? अरविंद घोष ने। और अरविंद घोष ने ये किस तरह से बताया? तो उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम है न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, ये पूछा जाता है किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने लिखा। और इसी प्रकाशन में अरविंद घोष ने कांग्रेस के लोगों को भिक्षावृत्ति करते हुए बताया था। ठीक है। अब आगे देखिए, 1893 ईस्वी में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट विचारधारा वाली महिला एनी बेसेंट भारत आई। ये भी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 ईस्वी में। एनी बेसेंट कहाँ की वासी थी? तो आयरलैंड की वासी थी। उन्होंने भारतीयों को समझाया कि उन्हें पश्चिमी देशों के नकल नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिमी देशों को भारत से बहुत कुछ सीखना है, भारत को से ही सीखना है अंग्रेज़ों लोगों को, और भारतीय लोग जो अंग्रेज़ों की नकल पे नकल करते जा रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने बताया? एनी बेसेंट ने। अब आगे देखिए, 1893 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गणेश पूजा जो होती है आज भी महाराष्ट्र में खूब होता है। तो ये गणपति उत्सव शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। और ये कब शुरू किया इन्होंने? 1893 ईस्वी में।
और 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट है। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। ये शुरू किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इस उत्सव को जनता को जागृत करने तथा संगठित करने के लिए वे अस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। इस उत्सव का प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था? तो वे चाहते थे कि जो भारतीय लोग जो सो इस मेला के माध्यम से, इस उत्सव के माध्यम से एकत्र हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा बुलंद किया। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। आज भी देखिए कि जब भी कोई मेला या उत्सव होता है तो उस पर काफ़ी लोग जो जमा होते हैं और आप वहाँ आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि लोगों का जब समूह और भीड़ इकट्ठा रहता है ना, धर्म के नाम पर। यह एक संयोग था कि 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। ध्यान रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी, ये वही वर्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल की कांग्रेस की नीति और कार्य पद्धति संबंधित विचारधारा वही थी जो तिलक और अरविंद घोष के थे। दोनों ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे, दोनों ही उदारवादियों की आलोचना करते थे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सब के सब जो सो क्रांतिकारी नेता थे, ये उदारवादी नेता नहीं थे। अब देखिए कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी भावना तथा ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत करने में तिलक, बाल गंगाधर तिलक की अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा और मराठा साप्ताहिक केसरी, बहुत पूछा जाता है कि ये जो मराठा है पुस्तक, ये जो मराठा पत्रिका है, ये मराठा पत्रिका किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में। ये साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। और ये मराठा जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, इसको लिखने वाले कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, और जबकि केसरी, ये जो केसरी है, ये केसरी लिखा किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। और प्रांजपे के मराठी साप्ताहिक काल, एक साप्ताहिक पत्रिका है काल, इस काल को लिखा किसने? प्रांजपे ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखिए कि 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के कलेक्टर रेंड की हत्या कर दी। तो पुणे के कलेक्टर जो रेंड था, उसकी हत्या किसने किया? चापेकर बंधु ने। कब? 1897 में। और इन चापेकर बंधु का नाम भी ध्यान में रखिएगा, दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर। अब आगे देखिए, बाद में वासुदेव चापेकर तथा उनके मित्र रानाडे ने दामोदर चापेकर के मुकदमे के मुख्य गवाह डेविड बंधुओं को मार डाला। अब ये जो दामोदर चापेकर हैं और बालकृष्ण चापेकर हैं, जिन्होंने पुणे के जो कलेक्टर था रेंड, उसकी हत्या कर दी, जिसके कारण इन दोनों भाइयों की फांसी दिया गया। तो वो फांसी किसके गवाही पर दिया गया था? तो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था डेविड बंधु। तो ये जो डेविड बंधु था, आगे चल करके जिसके कारण दामोदर भाई की मृत्यु हुई थी, तो इस गवाह को मार दिया किसने? तो वासुदेव चापेकर ने और रानाडे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने साप्ताहिक केसरी में चापेकर बंधुओं के बचाव में जमकर लिखा, जिसके कारण उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा क्यों को चला था? क्योंकि इन्होंने चापेकर बंधुओं के लिए अपने पत्रिका में उसके फेवर में, उनके समर्थन में लेख प्रकाशित किया था। बाद में तिलक की विद्वता से प्रभावित होकर मैक्स मुलर ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को उन्हें जेल से तत्कालीन मुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना किया। ये जो मैक्स मुलर था, अपने आप में विद्वान था और ये जो सो बाल गंगाधर तिलक की विद्वता से काफ़ी प्रभावित था और इसको पता था कि अगर बाल गंगाधर तिलक को ज़्यादा देर तक जेल में रखा गया तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना और तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय विक्टोरिया, उसको ये प्रार्थना दिया कि आप जल्दी से जल्दी उनको जेल से मुक्त कर दें। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किया? 1897 ईस्वी में। 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु, यानी 1902 में स्वामी विवेकानंद की क्या हो गई? मृत्यु के बाद उसके मिशन सिस्टर निवेदिता, उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन को किसने आगे बढ़ाया? तो सिस्टर निवेदिता ने आगे बढ़ाया। अब देखिए, सिस्टर निवेदिता इंग्लैंड में जन्मी थी, ये भी क्लियर है, किंतु उन्होंने हिंदू धर्म को अपना धर्म तथा भारत को अपना घर मान लिया था, है ना। आयरलैंड में रहते हुए भी जो है सो भारत के प्रति इनका प्रेम देखिए कितना है। आगे देखिए,
सिस्टर निवेदिता ने, अब सिस्टर निवेदिता जो रामकृष्ण मिशन की जो आगे चल कर के नेतृत्व किया, उन्होंने क्या किया कि काली, मदरलैंड, द वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जब पदभार संभाला तो उसने सबसे पहले नव चेतना के विकास को अवरुद्ध करने की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड कर्जन जब भारत का गवर्नर बना था तो उसने क्या किया कि भारतीयों में फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया। और लॉर्ड कर्जन ने 1901 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नाम से एक अलग प्रांत बना दिया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नाम से एक नए प्रांत की गठन किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? तो 1901 ईस्वी में। अब आगे ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सरकारीकरण कर दिया, क्योंकि वे शिक्षण संस्था को राजद्रोह का केंद्र मानते थे। यानी जो भारत में शिक्षण संस्था है, इसी के कारण भारतीय लोगों में इतनी राष्ट्रवाद की भावना जगती है। इसलिए उसने क्या किया कि पूरे शिक्षा व्यवस्था का सरकारीकरण, यानी सबको अंग्रेजीकरण कर दिया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने, आगे देखिए, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 भाग में विभाजित कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन करने का यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रभाव से बहुत भयभीत था। ठीक है। यह कार्य उन्होंने प्रशासनिक दक्षता के नाम पर किया, जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध था। लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल का विभाजन कर दिया और इसके लिए उसने क्या बताया कि प्रशासन चलाना आसान नहीं था, इसलिए प्रशासन की दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन यह सही बात नहीं थी। मूल बात क्या था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना से बहुत भयभीत थे। यहाँ के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो काफ़ी बलवती हो रही थी, काफ़ी मजबूत होते जा रहा था, जिसको देख के लॉर्ड कर्जन डर गया था और इसीलिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये आपको बहुत रेलिवेंट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया। आपको ध्यान रखना है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इस तिथि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया? तो रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। अब आगे देखिए कि अरविंद घोष ने उच्च वेतन वाले बड़ौदा के एक कॉलेज के प्रधानाध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया और कोलकाता वापस आ गए। अरविंद घोष कहाँ थे? तो बड़ौदा में थे। बड़ौदा के एक कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे और काफ़ी अच्छा सैलरी उनको मिल रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, कोलकाता आ गए और यहाँ उन्होंने एक नव स्थापित कॉलेज का प्रधानाध्यापक पद पर 50 रुपये के अल्प वेतन पर काम करना स्वीकार कर लिया। ठीक है। विपिन चंद्र पाल के साथ वंदे मातरम नामक पत्र प्रकाशित किया। अरविंद घोष ने विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर के वंदे मातरम नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन करने लगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि वंदे मातरम पत्रिका के प्रकाशन किसने किया? तो विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष दोनों ने मिलकर किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अरविंद घोष हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दर्शक के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आए। दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी तथा बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है। अब आगे देखिए, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में पश्चिम की मशीनी सभ्यता और संसदात्मक लोकतंत्र जैसी पश्चिमी संस्थाओं को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने स्वराज शब्द को परिभाषित करते हुए यह मत व्यक्त किया कि स्वराज का उनका तात्पर्य पश्चिमी सभ्यता का भारत से बहिष्कृत कर देना है, ना कि अंग्रेजों को। बहुत रेलिवेंट है ये, आपको ये कई बार पूछा गया है कॉन्सेप्ट के रूप में, जिसमें आपको क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज की रचना किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। हिंद स्वराज की जो रचना किया गांधी जी ने, तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने? इसमें उन्होंने पश्चिम की, यानी कि जो यूरोपीय जो मशीनी सभ्यता है उसका और यूरोप की जो संसदात्मक लोकतंत्र है उसका उन्होंने खुलकर बहिष्कार किया। साथ ही उन्होंने इस पुस्तक में हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज शब्द को परिभाषित भी किया और परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि गांधी जी का जो स्वराज है वो क्या है? गांधी जी का स्वराज पश्चिमी सभ्यता को भारत से भगाना, बहिष्कृत कर देना नहीं है, बल्कि ना कि अंग्रेजों को। यहाँ पर उनका जो स्वराज का अर्थ है कि भारत से जो पश्चिमी सभ्यता भारत में स्थापित हो गई, उस पश्चिमी सभ्यता को भारत से हटाओ, ना कि अंग्रेजों को। ठीक है।
अब आगे देखिए, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, अर्थात ये कई बार पूछा गया लाल बाल पाल, ये 3 नामों का कोडिंग है। लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल वास्तव में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन जो है सो नरमपंथी विचारधारा के हैं, कौन उग्रवादी विचारधारा के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब के सब लोग क्या थे? ये उग्रवादी विचारधारा के लोग थे। बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि में स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा महान अस्त्र था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचे को निरस्त कर सकता था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और ये बाल गंगाधर तिलक का ये अपना विश्वास था कि ये स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में शामिल हो सकता है भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। आपको ध्यान रखना है, ये उग्रवादी नहीं बल्कि उदारवादी नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका 1905 ईस्वी में निधन हो गया। बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ और 1905 ईस्वी में ही गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया, देहांत हो गया। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी जैसे नवयुवक छात्र कोलकाता से मुजफ्फरपुर तक किंग्सफोर्ड नामक जज की हत्या करने के उद्देश्य से आए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो किंग्सफोर्ड की हत्या भी किया था किसने? तो खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। और हत्या करने के लिए ये लोग कोलकाता से मुजफ्फरपुर आ गए और आए थे। अब हत्या करने का उद्देश्य क्या था? तो ये जो कर्नल किंग्सफोर्ड है उसने बंगाली स्वदेशी आंदोलन के स्वयंसेवक को कठोर दंड दिया था। बंगाल के जो स्वयंसेवक थे जो वहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको जब ये कोलकाता में था तो काफ़ी दंड दिया था और बुरी तरीके से दंडित किया था। इसलिए इसकी हत्या करने के लिए कोलकाता से मुजफ्फरपुर आ गए ये लोग। कौन? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता ने उदारवादियों को दिसंबर 1906 में होने वाले कोलकाता अधिवेशन में अपने राजनीतिक लक्ष्य और कार्यशैलियों में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी ने किया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? कोलकाता में। तो 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? तो भारतीय राजनीति का भीष्म पिता भी कहा जाता था। ठीक है। इस अधिवेशन में प्रत्येक व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता एवं राष्ट्रवादी अखंडता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव स्मरणीय था क्योंकि यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने न केवल स्वराज की मांग रखी बल्कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और ब्रिटिश आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यह राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों के लिए एक महान विजय थी क्योंकि पहली बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से स्वराज के पक्ष में बोले और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके अगले साल 1906 ईस्वी में कोलकाता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द को यहाँ पर बढ़ चढ़ के इन लोगों ने इसके बारे में बोला भी और स्वराज के पक्ष में बोला भी और भारत में विदेशी वस्तु के बहिष्कार करने का डिसीजन भी लिया, निर्णय भी लिया। उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी, अब ये देखिए, जो उग्र राष्ट्रवादी लोग थे उनका क्या विचार था? वे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए कांग्रेस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। उन्होंने यह मांग रखा कि सूरत में होने वाले 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करें, किंतु उदारवादियों ने जो बहुमत में थे रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित कर रहे थे। अब क्या हुआ कि 1907 में सूरत में अधिवेशन होना था कांग्रेस का और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, वे चाहते थे कि लाला लाजपत राय करे, किंतु जो उदारवादी लोग थे, नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, वो कहते थे कि नहीं, रास बिहारी बोस करे। इसी को लेकर के कांग्रेस का सूरत में क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में इतनी अव्यवस्था फैली कि अंत में पुलिस बुलानी पड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पुलिस बुलाना पड़ गया। कब? तो 1907 के अधिवेशन में। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का
औपचारिक रूप से विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में। और किस मुद्दे को लेकर के? तो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे ये लोग, जबकि वो लोग रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे अध्यक्ष। उग्र राष्ट्रवादी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए और सूरत अधिवेशन के बाद जो ग्रामपंथी विचारधारा के लोग थे उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया एक प्रस्ताव पारित करके। इस प्रकार उनका द्वार राष्ट्रवादियों के लिए बंद हो गया। अब कांग्रेस में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया। तो 1906 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके बाद अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इन दोनों को अंग्रेजों ने क्या किया? देश निकाला, देश छोड़ने की आज्ञा दे दी। बाल गंगाधर तिलक का बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जो म्यांमार है, बर्मा है, उसके मांडले जेल में भेज दिया गया। बिपिन चंद्र पाल को जेल में बंद कर दिया गया। बिपिन चंद्र पाल का अपराध बस इतना था कि उन्होंने अरविंद घोष के विरुद्ध चलाए गए मुकदमे में उनके बचाव के लिए प्रयास किया था। तो बिपिन चंद्र पाल को जो है सो क्यों बंद कर दिया? तो बिपिन चंद्र पाल जो है सो अरविंद घोष के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, इसलिए बिपिन चंद्र पाल को भी जेल में बंद कर दिया गया। अरविंद घोष को 1908 ईस्वी के अलीपुर बम कांड में फंसा दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि अरविंद घोष किसके लिए गिरफ्तार हुए थे? तो अलीपुर बम कांड के लिए। अलीपुर बम कांड क्या है तो वो देख लीजिए। मुजफ्फरपुर की 30 अप्रैल 1908 को घटना, मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी कब? 30 अप्रैल 1908 को। इस घटना के बाद पुलिस ने कोलकाता स्थित अरविंद घोष के निवास स्थल मानिक तला गार्डन हाउस, ये ध्यान रखना है कि मानिक तला गार्डन हाउस किसका निवास स्थल था? कोलकाता में था और ये अरविंद घोष का निवास स्थल था। इसकी अंग्रेज़ों ने तलाशी ली, जहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री पाई गई। तो इस मानिक तला गार्डन हाउस में बम बनाने की फैक्ट्री पाया गया था, जिसके फलस्वरूप अरविंद घोष तथा उनके बड़े भाई बारेंद्र घोष को सहित बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों के मुकदमे को अलीपुर बम कांड कहा जाता है। इसी अलीपुर बम कांड के तहत जो है सो इनको गिरफ्तार किया गया था। अब आगे देखिए, देवबंद स्कूल ने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया। देवबंद स्कूल जो मुस्लिमों का जो है सो अपना आंदोलन था, देवबंद स्कूल, इस लोगों ने क्या किया? अपने आप को इस भारत की आज़ादी के लिए जो राजनीति हो रही थी उस राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया तथा केवल धार्मिक शिक्षा को अपने आप को सीमित कर लिया। धार्मिक शिक्षा देने तक ही सीमित रख लिया। देवबंद स्कूल 1867 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो देवबंद स्कूल था ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी। कब किया गया था? 1867 ईस्वी में, जिन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध किए गए विद्रोह में भाग लिया था। 1857 में तो भाग लिया था, लेकिन अब इनकी गतिविधि अलग हो गई। अब देखिए, बहावी आंदोलन ने स्वयंसेवकों को एकत्र कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में संघर्ष किया। बहावी आंदोलन ने भी क्या किया? भारत का जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र है उधर जैसे विद्रोह को आगे बढ़ाया। सर सैयद अहमद खां उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुंसिफ के पद पर थे, जिन्होंने विद्रोह की घटना स्वयं अपनी आंखों से देखी थी। 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने अपनी आंखों से विद्रोह को देखा था। सर सैयद अहमद पहले मुसलमान थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की विफलता में निहित अर्थ को भली भांति समझा। आखिर 1857 का विद्रोह क्यों विफल हो गया, तो इसका कारण वो बहुत अच्छे तरीके से समझा और उन्होंने लिखा। उन्होंने तुरंत 2 पुस्तकें लिख डाली। अब देखिए, एक पुस्तक में विद्रोह के कारण से संबंधित था, जबकि दूसरा वफादार मुसलमानों के विषय में था। उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश शासन अब पूर्णतः टिक गया है और मुसलमान द्वारा उसका विरोध करने से केवल हिंदुओं के विशिष्ट वर्ग को ही संगठित और सुदृढ़ होने में सहायता मिलेगी, तथा उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ और मुसलमानों के बीच अच्छे संबंध हो, इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ब्रिटिश लोग भारत में टिक गए हैं, अब उनको यहाँ से भगाना आसान नहीं है। अगर उनको भगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे तो ये हिंदू वर्ग लोगों ही इससे एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, हम एक तरफे हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। एक और उन्होंने अंग्रेज़ों को यह समझाने का प्रयास किया कि मुसलमान लोग 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं था, तो दूसरी ओर मुसलमानों को इस बात के लिए राज़ी किया कि अंग्रेज़ी शिक्षा का लाभ उठाए और अंग्रेज़ों का सहयोग करे। सर सैयद अहमद खां के इस कदम का अंग्रेज़ों ने स्वागत किया। अब ये सब जो कर रहे थे, तो सर सैयद अहमद खां के इस प्रयासों का अंग्रेज़ों ने क्या किया? स्वागत किया तथा उन्हें इंग्लैंड बुलाकर सर की उपाधि दिया।
इंग्लैंड बुला करके सर सैयद अहमद खां को सर की उपाधि किसने दिया? तो अंग्रेज़ों ने दिया। और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करने में उसका पूरा सहायता दी। तो ये भी ध्यान रखना है कि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो इंडियन जो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसमें अंग्रेज़ों ने इनकी काफ़ी मदद किया था। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई। ये भी ध्यान रखना है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य भारत के मुसलमान को ब्रिटिश ताज या सम्राट के लिए योग्य और उपयोगी बनाना था। यानी कि मुसलमान को, जो भारतीय मुसलमान थे, उनको अंग्रेज़ों के फेवर में तैयार करना ही अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खां के विचारों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बंगाली हिंदुओं का संगठन था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाली हिंदुओं का एक संगठन है। ये बात किसने कहा? सर सैयद अहमद खां, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक संस्था का प्रारंभ करना था। इसलिए शुरू से ही सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के विरोधी थे। सर सैयद अहमद खां द्वारा कांग्रेस के लिए किए गए विरोध का आमिर अली और नवाब अब्दुल लतीफ़ खां नामक बंगाल के दो प्रभावी मुसलमान नेताओं द्वारा समर्थन किया गया। तो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे सर सैयद अहमद खां, और इनके विरोध को ही सपोर्ट करने आगे कौन? तो बंगाल के दो नवयुवक, जिसमें एक है आमिर अली और दूसरा है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। अब आगे देखिए, सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम राजनीति का नेतृत्व और उनके विश्वास पात्र सहायक नवाब बकार उल मुल्क के हाथों में आ गया। कुछ प्रभावशाली मुसलमानों ने कांग्रेस के समानांतर एक मुस्लिम राजनीतिक संस्था का गठन करने का निर्णय लिया। इस दिशा में पहला कदम नवंबर 1901 में उठाया गया, जब वह लखनऊ में एकत्र हुए और वहां उन्होंने एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का विचार विमर्श किया। 1903 ईस्वी में जुलाई महीने में सहारनपुर की एक सार्वजनिक सभा में मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1903 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो सहारनपुर में। ठीक है। अब आगे देखिए कि नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। ये जो नवाब सलीमुल्लाह हैं, इन्होंने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया तथा कांग्रेस का नेतृत्व विभाजन विरोधी आंदोलन की घोर निंदा की। कांग्रेस के नेतृत्व का भी इन्होंने क्या किया? विभाजन का और कांग्रेस का इन्होंने काफ़ी किया सपोर्ट। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के बाद मुसलमान दो गुटों में बट गए। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिमों को क्या हुए? दो गुट में बट गए। एक गुट यूनियनिस्ट कहलाया। जो यूनियनिस्ट गुट था उसके बारे में देखिए कि यह गुट कांग्रेस के साथ रहकर कार्य करना चाहता था। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। अभी देखिए कि बंगाल विभाजन के समय भी मोहम्मद अली जिन्ना है सो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस में ये एक अलग गुट के नेता बने हुए कौन? तो यूनियनिस्ट। जबकि दूसरा गुट था सेपरेटिस्ट। ये सेपरेटिस्ट जो अलग होने वाला है, यह गुट कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के एकता का विरोधी था। इस गुट में अलीगढ़ आंदोलन के मुस्लिम नेता थे। जो सर सैयद अहमद खां वाले जो ग्रुप हैं वो सेपरेटिस्ट ग्रुप में है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना है वो यूनियनिस्ट ग्रुप में। यानी मुस्लिम खेमा ही दो भाग में बट गया। एक तरफ सर सैयद अहमद खां, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सपोर्ट करने के पक्ष में है, जबकि सर सैयद अहमद खां इसके विरोध में है। आगे आगा खान ने यह घोषणा की थी कि मुस्लिम राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र है। अब ये देखिए, ये घोषणा किसने किया? आगा खान ने क्या घोषणा किया है कि मुसलमान राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र है और मुसलमान के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए, क्योंकि वह कांग्रेस से न्याय उचित व्यवहार की आशा नहीं करता है, कांग्रेस से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं करता है, इसलिए उसको अलग गुट में रहना चाहिए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान ने मुसलमानों के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और अपनी जाति के कुछ समस्याओं को लेकर वह शिमला में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिले। ठीक है, ये घटना कब की है? 1 अक्टूबर 1906 को। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान ने कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ जो है सो गवर्नर जनरल से मिले। कहाँ पर? तो शिमला में। और गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड मिंटो। इसे शिमला शिष्टमंडल भी कहा जाता है। तो शिमला शिष्टमंडल क्यों कहा जाता है? कि आगा खान के नेतृत्व में मुसलमान लोग जो है सो लॉर्ड मिंटो से मिले थे शिमला में। आगा खान ने लॉर्ड मिंटो को यह बताया कि वो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल चाहते हैं, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल चाहते हैं। ये कौन बोल रहा है? लॉर्ड मिंटो कह रहा है। दूसरे शब्दों में, निर्वाचित संस्था के लिए मुसलमान प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल मुसलमान द्वारा ही किया जाए। ये निर्वाचक मंडल था। इसका क्या मतलब था? कि मुसलमान प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल मुसलमान द्वारा ही किया जाए।
आगा खान ने इस मांग के प्रति लॉर्ड मिंटो का उत्तर पूर्णतः सकारात्मक था और वो भी यही चाह रहा था। नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 1906 को कुछ मुसलमान नेता ढाका में, ठीक है, ये कब, तो 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए और विचार विमर्श के बाद उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ध्यान रखना है कि ये जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई है, 30 दिसंबर 1906 को। किसके नेतृत्व में, नवाब बकार उल मुल्क है, ठीक है। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह ने की। तो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने किया, सलीमुल्लाह ने किया है। सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मुसलमान लोग अपने को कांग्रेस की शरारत से सुरक्षित रखना चाहते थे और वह एक बहुत बड़ी बहुमत वाली जाति में विलीन होना नहीं चाहते थे। यानी कि कांग्रेस हिंदू लोगों का संगठन है और इसमें अपने आप को विलीन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया है। ये इनका कथन था सलीमुल्लाह का। मुस्लिम लीग के दो मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य है, तो एक उद्देश्य था मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार की भावना विकसित करना तथा दूसरा उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हित की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ठीक है। अब आगे देखिए, 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ये ध्यान रखना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, कब, 1911 ईस्वी में, अर्थात पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। अरविंद घोष का कहना था कि स्वतंत्रता क्रांति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, न कि दुर्बलता, कायरता, स्वार्थपरकता या अदूरदर्शिता भावुकता के द्वारा, जो राष्ट्रीय कांग्रेस में पाई जाती है। यानी कि अरविंद घोष जो है सो कांग्रेस की काफ़ी निंदा कर रहे थे और इनका कहना था कि स्वतंत्रता कैसे आएगी, तो क्रांति के द्वारा आएगी, ना कि कांग्रेस के इन गतिविधियों के द्वारा। अरविंद घोष ने बड़ौदा में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी योजना तैयार की थी। 1903 में अरविंद घोष के संवाद वाहक जतिन बंदोपाध्याय अनुशीलन समिति के प्रमोद नाथ मित्रा से मिले। मित्रा और पुलिन बिहारी बनर्जी की अनुशीलन समिति उस प्रांत की अग्रणी और अति महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशंस के छात्रों द्वारा की गई थी, कुछ समय पहले ही की जा चुकी थी। वो बंकिम चंद्र और विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित थे। युगांतर पार्टी नामक क्रांतिकारी संस्था का संचालन बरिंद्र घोष कर रहे थे। ये ध्यान रखना है कि युगांतर पार्टी नामक जो क्रांतिकारी संस्था थी, इसका संचालन कौन कर रहे थे, तो बरिंद्र घोष कर रहे थे। जबकि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था जीडी सावरकर और बीडी सावरकर नामक दो भाई कर रहे थे। तो अभिनव भारत संस्था का संचालन किसने किया, बीडी सावरकर ने, और युगांतर पार्टी नामक जो क्रांतिकारी संस्था थी, इसका संचालन कौन कर रहे थे, बरिंद्र घोष। बीडी सावरकर की टोली के सदस्य मदन लाल ढींगरा, ध्यान रखना है कि जो बीडी सावरकर है इन्हीं के ग्रुप का सदस्य है मदन लाल ढींगरा। उसने लंदन में 1 अक्टूबर 1909 को सर विलियम कर्जन बायली की हत्या कर दी। कर्जन बायली की हत्या करने वाले कौन है, मदन लाल ढींगरा। कब किया, 1 जून 1909 ईस्वी को। उन्होंने इस हत्या को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया कि कई नवयुवक भारतीय देशभक्त को अमानवीय तरीके से फांसी देने और देश से निर्वासित करने के लिए कर्जन बायली व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। भारतीयों के ऊपर जो कहर बरपाया गया था उसके लिए कर्जन बायली मुख्य रूप से जिम्मेदार था। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम नामक पुस्तक लिखा। यह भी पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम नाम से पुस्तक 1857 के ऊपर में किसने लिखा, तो बीडी सावरकर ने। अब देखिए मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा के बारे में क्या है कि मैडम भिखाजी कामा 1902 से यूरोप और अमेरिका में क्रियाशील थी। उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रयोग करने की भी परामर्श दिया था। मैडम भिखाजी कामा का कहना था कि भारत आज़ाद करने के लिए आप शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। उनका तर्क यह था कि इंग्लैंड ने भारतीयों को शक्ति प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। आगे कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में तारकनाथ तथा उनके क्रांतिकारी मित्रों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में किसने किया, तारकनाथ तथा उसके क्रांतिकारी मित्रों ने। 1911 में लाला हरदयाल के आने से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गतिविधियां तेज हो गई। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भखना ने
ये भी ध्यान रखना है कि हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने 1913 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। किसने किसने किया? तो लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भकना ने। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज़ को किराए पर लिया था। ये कामागाटा मारू नामक एक जहाज़ था। इस जहाज़ को किराए पर लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो गुरुदत्त सिंह। तो ये था आपका ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट 1। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।